हाँ जी दोस्तों, तो अभी तक हम कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और सीएमए फाइनल के सभी स्टूडेंट। पहली बात, सीएमए फाइनल के सभी स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की रिवीजन हम लोग कर रहे थे, जिसमें रिवीजन के पहले क्लास के अंदर हम लोगों ने जो कवर किया वो सेक्शन 10 तक कवर किया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का। और आज अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन 11 एंड ऑनवर्ड्स की जर्नी। तो चलिए जी शुरू करते हैं सेक्शन 11 एंड ऑनवर्ड्स। सेक्शन 11, हाँ जी, पहले सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है कौन? फाइनेंशियल क्रेडिटर। फिर 8 और 9 क्या कहते हैं कि सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कौन? ऑपरेशनल क्रेडिटर। फिर सेक्शन 10 क्या कहता है? सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है कौन? कॉर्पोरेट डेटर। यही कुछ किया। अब हम करने हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि एप्लीकेशन फाइल कर ही नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एप्लीकेशन फाइल करने की ताकत नहीं रखते। अब वो कौन कौन है जो कि एप्लीकेशन फाइल कर ही नहीं सकते? आइए देखना शुरू करते हैं। द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी एप्लीकेशन। कौन कौन है जी ऐसे? पहला, अ कॉर्पोरेट डेटर जो कि सीआईआरपी की प्रोसेस से खुद ही गुजर रहा है, यानी कि जो कॉर्पोरेट डेटर सीआईआरपी के अंदर चल रहा है वो सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब किसके लिए नहीं कर सकता? अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि इसके लिए ना कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, तो कॉन्सेप्ट समझना। अगर मैं कहूँ आपको कि ए लिमिटेड सीआईआरपी में है, इसका एक डेटर है जेड लिमिटेड, डेटर है कॉर्पोरेट डेटर ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ए लिमिटेड सीआईआरपी के अंदर गया और इसका एक कॉर्पोरेट डेटर है जेड लिमिटेड, और ए लिमिटेड जेड लिमिटेड से पैसा मांगता है, जेड लिमिटेड देने से मना कर देता है। ए लिमिटेड जेड लिमिटेड से पैसा मांगता है और जेड लिमिटेड देने से मना कर देता है, तो क्या ए लिमिटेड जेड लिमिटेड के ऊपर सीआईआरपी शुरू करवा सकता है? अरुण कहते हैं कॉस्ट स्टैंडर्ड की क्लास ऐप पर कब अपलोड करेंगे? आज हो जाएगी अरुण, हो जाएगी, डोंट वरी। हाँ जी कल की क्लास भी आज अपलोड हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। हाँ, तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिलहाल कॉस्ट स्टैंडर्ड की बातें बाद में, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा जी कॉर्पोरेट डेटर जो कि सीआईआरपी प्रोसेस के अंदर जा रहा है वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता है। अच्छा, फिर मैंने एग्जांपल दिया ए लिमिटेड अगर सीआईआरपी में है, अब क्या जेड लिमिटेड के खिलाफ यह सीआईआरपी शुरू कर सकता है? इस लाइन को देखकर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, परंतु चंडीगढ़ के एनसीएलटी ने इसको क्लैरिटी दे दी और कहा कि देखो जी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो सवाल उठा कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग अ सीआईआरपी प्रोसेस। चंडीगढ़ ट्राइब्यूनल ने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने कहा देखो ऐसा होता है कि सपोज फाइनेंशियल क्रेडिटर ने आपके खिलाफ पिटीशन फाइल की, आपके खिलाफ सीआईआरपी प्रोसेस शुरू करवाई, किसने? फाइनेंशियल क्रेडिटर ने। अब आपने कहा ओ इसने मेरे ऊपर केस किया, इससे अच्छा तो मैं अपने ऊपर कर दूं, तो इसलिए आपने अपने ऊपर कर दिया, मतलब आप सेक्शन 10 में आ रहे हो। आपकी सीआईआरपी शुरू हुई सेक्शन 7 में, आप कह रहे हो हम सेक्शन 10 में चलाएंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि अपने ऊपर ही सेक्शन 10 की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, परंतु किसी और के ऊपर कर सकते हो। अपने ऊपर क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि आपके खिलाफ ऑलरेडी सीआईआरपी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। बोलो ना हाँ। हाँ जी, नेक्स्ट। अच्छा, यहां लिखा हुआ है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। आप इस वर्ड्स को छोड़ सकते हो, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को, क्योंकि आपके सीएमए के सिलेबस में इसे रखा ही नहीं गया है, तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट देना बस मुझे। फिर लॉ कहता है कि वो कॉर्पोरेट डेटर जिसने कंप्लीट कर दिया है सीआईआरपी प्रोसेस 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि ये आपकी सीआईआरपी कंप्लीट हुई, सीआईआरपी यहां पे प्रोसेस कंप्लीट हुई, ठीक है जी।
अब आप दोबारा से यहां पर एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, 12 महीनों के अंदर अंदर नहीं कर सकते, कम से कम 12 महीनों का वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी पिछली CIRP अभी कंप्लीट हुई है तो पहले 12 महीनों का वेट करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट तो आने दो, तो रिजल्ट आने में टाइम तो लगता है ना, इसलिए। नेक्स्ट, अ कॉर्पोरेट डेटर और द फाइनेंशियल क्रेडिटर, वो कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर जो कि वायलेट किया है, जिन्होंने किसी रेजोल्यूशन प्लान को, रेजोल्यूशन प्लान मतलब रिवाइवल प्लान, यानी कि कोई रिवाइवल प्लान अप्रूव हुआ होगा और उस कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जो उस रिवाइवल प्लान के अंदर वादे किए थे वो वादे तोड़ दिए, जो कि पिछले 12 महीनों पहले ही वो अप्रूव हुआ था, इन्होंने उन वादों को तोड़ दिया, तो अब ये एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। सिमिलरली वो कॉर्पोरेट डेटर जिसके रिस्पेक्ट में लिक्विडेशन शुरू हो चुका है, वो भी अब CIRP, भाई लिक्विडेशन शुरू हो चुका है तो फिर आप रिवाइवल के लिए नहीं आ सकते ना। चलिए एक बार रिकॉल कीजिएगा, कौन कौन रिवाइवल की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, कौन कौन नहीं कर सकता। पहला, वो कॉर्पोरेट डेटर जिसके खिलाफ CIRP चल रही है। दूसरा, वो कॉर्पोरेट डेटर जिसकी CIRP अभी 12 महीने भी नहीं हुए, खत्म हुए। तीसरा, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर कॉर्पोरेट डेटर जिसने की CIRP जो अप्रूव हुई थी उसकी टर्म्स का वायलेशन किया है, अभी 12 महीने भी नहीं हुए कि उन टर्म्स का वायलेशन किया है, 12 महीने की लिमिट 2 जगह आ रही है। नेक्स्ट, वो कॉर्पोरेट डेटर जो कि लिक्विडेशन के अंदर है, तो ये लोग एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 के बाद आते हैं सेक्शन नंबर 12, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। ये पूरी की पूरी इंसॉल्वेंसी CIRP प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए? हमने कहा था इसे कंप्लीट हो जाना चाहिए 180 डेज के अंदर, यानी कि 180 दिन के अंदर या तो कंपनी को टेक ओवर कर लिया जाएगा या फिर नहीं टेक ओवर हो रही तो इसका मतलब फिर लिक्विडेशन ही एकमात्र जरिया है। बट 180 दिन की लिमिट मतलब इतनी स्ट्रिक्ट है कि हिल ही नहीं सकती। लॉ कहता है बिल्कुल हिल सकते हैं, कमॉन मतलब जान मांगे होती। तो लॉ मेकर क्या कहते हैं? कहते हैं देखो ऐसा है, अगर 66%, हमने कहा कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगी एक, जिसमें केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर आएंगे, खैर आगे हम चर्चा करेंगे अभी। कमेटी ऑफ क्रेडिटर में वोटिंग होगी। अच्छा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर कौन बनाता है? रिकॉल कीजिए कॉन्सेप्ट, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कौन अपॉइंट करता है? जब फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करता है तो वो रिकमेंड करता है साथ में। कॉर्पोरेट डेटर जब सेक्शन 10 में अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है तो वो अपॉइंट करता है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर अपनी एप्लीकेशन में इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करवा भी सकता है या नहीं भी, मतलब उसका नाम रिकमेंड कर भी सकता है या नहीं भी। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का सबसे पहला काम क्या है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर का गठन करना। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर का जब गठन होता है तो वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर जो है वो डिसाइड करती है कैसे, 66% वोट्स फेवर में डालकर कमेटी ऑफ क्रेडिटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कह सकती है। अच्छा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्यों बोला मैंने, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्यों नहीं बोला? क्योंकि जैसे ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर का गठन होता है उसकी पहली मीटिंग के अंदर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल खत्म हो जाता है, फिर तो अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। तो इसलिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को एक गाइडेंस दी जाती है कि भैया एक काम करो, आप एक काम करो, एक्सटेंशन ले लो, 180 दिन में खत्म नहीं हो रहा है, एक्सटेंशन ले लो। अच्छा, एक्सटेंशन कितनी ली जा सकती है? 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मैक्सिमम 90 दिन। मैक्सिमम 90 दिन की एक्सटेंशन ली जा सकती है। अब ये मैक्सिमम का मतलब है कि 90 दिन नहीं, मैक्सिमम 90 दिन, यानी कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कितने दिन की देनी है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि NCLT। और एक खास बात, ये एक्सटेंशन केवल जिंदगी में एक ही बार मिलेगी, यानी कि एक बार अगर 40 दिन की मिल गई तो दूसरी बार क्या 50 दिन की मिल सकती है? नहीं, केवल एक ही बार मिलेगी। 40 दिन की मिल गई तो बोलो हर हर गंगे, ठीक है जी। बट अब क्या हुआ, कई ऐसे बड़े बड़े केसेस आए, फॉर एग्जांपल भूषण स्टील का केस आया, फॉर एग्जांपल एमटेक ऑटो का केस आया, कास्टेक्स टेक्नोलॉजी का केस आया। यहां पर क्या हुआ भाई साहब कि कोर्ट में इतने केसेस फाइल हुए कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बेचारा परेशान हुआ पड़ा था। उसने कहा भाई मेरे पास वक्त ही नहीं मिल रहा कंपनी के रिवाइवल की बातें करने का, रोज के रोज तो नए नए केसेस हैं, इतने केसेस, सैकड़ों केसेस एक एक कंपनी पे फाइल हुए पड़े हैं, चाहे भूषण स्टील हो जाए, चाहे कास्टेक्स हो, चाहे एमटेक हो, चाहे वोडाफोन, चाहे वीडियोकॉन हो, सारे इन सभी के सभी कंपनीज पे। तो फिर हुआ क्या, लॉ मेकर ने कहा मानते हैं ये जो केस कोर्ट कचहरी के चक्कर है ना, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का भी टाइम खराब करते हैं और CIRP का भी टाइम खराब करते हैं। इसलिए अगर मान लीजिए कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं कोर्ट में, तो वहां टाइम बेकार होगा ही होगा। तो उस केस में हम टाइम लिमिट कर देते हैं 360 डेज।
यानी कि वहां पर कितना है 360 डेज। ये कब कंसीडर्ड की जाती है? व्हेन लीगल केसेस आर गोइंग ऑन, जब लीगल केसेस कंपनी के खिलाफ चल रहे हो, कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ चल रहे हो, तब, क्योंकि वहां पर बहुत समय खराब हो जाता है कॉर्पोरेट डेटर का, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास इतना वक्त नहीं रहता तब, तो इसलिए वहां पर 360 डेज कर दिया गया। तो ओवरऑल रिकॉल करो कितनी लिमिट है। पहली लिमिट CIRP कंप्लीट हो जानी चाहिए 180 दिन के अंदर। अगर 180 दिन में नहीं हो पा रही तो फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कहेगी, कैसे कहेगी? 66% की वोटिंग के द्वारा, मेजोरिटी के द्वारा, कि जाओ एक्सटेंशन लेके आओ। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल NCLT से एक्सटेंशन लेने जाएगा, एक बार एक्सटेंशन मिलेगी और वो भी मैक्सिमम 90 दिन की मिलेगी। बट अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं तो ओवरऑल CIRP हर हालत में खत्म हो जानी चाहिए 360 डेज के अंदर अंदर। इतनी बात क्लियर? तो मुझे डन का मैसेज दे दीजिएगा। फिर अब देखो जी, आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लेके गए हो, या तो 7 में गई होगी, या 8 या 9 में गई होगी ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा, या 10 में कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा गई होगी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि NCLT ने उस एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ा होगा। सारे गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया कि हम इस एप्लीकेशन को एडमिट करते हैं। सारे चार्ट्स में हमने पढ़ा, चाहे 7 का चार्ट हो, 8, 9 का चार्ट हो, या 10 का चार्ट हो। एप्लीकेशन फाइल हुई और अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो आपने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था चार्ट के अंदर हर जगह कॉमन था कि मॉरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर हो जाएगा और पब्लिक नोटिस जारी हो जाएगा, यही पढ़ा था। चलिए, जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन को, चाहे वो 7 की हो, 9 की हो, 10 की हो, सर 8 कहां गया? देखो 8 में नोटिस था, डिमांड नोटिस, कि ऑपरेशनल क्रेडिटर डिमांड नोटिस इशू करेगा कॉर्पोरेट डेटर को। एप्लीकेशन जो कोर्ट में फाइल होती है वो 9 में होती है। और 10, ये सेक्शन याद कर लेना भाई, इससे एक तो स्टाइल ज्यादा अच्छा मार पाओगे। अच्छा, 7, 9 और 10 लिखने से कुछ नहीं होगा, साथ में लिखना ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगी सेक्शन 7 में, 9 में, 10 में, तो फिर एक ऑर्डर पास किया जाएगा जिस ऑर्डर के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम का मतलब अभी हम समझते हैं, मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। डिक्लेयर अ मॉरेटोरियम। अब सेक्शन याद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो बस इतना याद रखना, डिक्लेयर अ मॉरेटोरियम। सेकंड, फिर एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि भैया CIRP प्रोसेस शुरू हो चुकी है और सभी के सभी लोग जिन्होंने कंपनी से पैसे लेने हैं हम उन्हें बुलाते हैं, आइए और अपने क्लेम को सबमिट कीजिए कि आपने कंपनी से कितना कितना पैसा लेना है, ताकि हमें पता रहे। थर्ड, IRP को अपॉइंट कर दिया जाएगा। IRP ये कैसे अपॉइंट होगा? भाई साहब, फाइनेंशियल क्रेडिटर की एप्लीकेशन के अंदर बंदे को प्रपोज किया गया होगा, कॉर्पोरेट डेटर की एप्लीकेशन के अंदर भी प्रपोज किया गया होगा, तो जिसको प्रपोज किया गया वो अपॉइंट हो जाएगा। और ऑपरेशनल क्रेडिटर की एप्लीकेशन में शायद प्रपोज किया गया हो, अगर किया गया है तो वो अपॉइंट हो जाएगा, बट अगर नहीं किया गया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पहले किसी बंदे को अपॉइंट करेगी, तब जाके आगे काम शुरू होगा। तो यानी कि अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और साथ में एक पब्लिक अनाउंसमेंट जारी कर दी जाएगी। पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी मेड इमीडिएटली आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बताइए, यहां तक कोई भी दिक्कत? तो ये सारा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन जाएगी तो क्या होगा। पेपर के लिए इसकी अहमियत नहीं है, सेक्शन 13 की अहमियत नहीं है। पेपर के लिए ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है सेक्शन 14 की, जिसका नाम है मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम, बहुत महिमा सुनी बेटा, मॉरेटोरियम तेरी बहुत महिमा सुन रही, हम तो गाते सुनते ही आ रहे हैं, वाह वाह मॉरेटोरियम, वाह वाह मॉरेटोरियम। मतलब वो कौन सी फिल्म थी, आमिर खान और सलमान खान की, अंदाज अपना अपना, जिसमें वो कहता है ना आमिर खान, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है, वो कौन है, सबसे बड़ा है गोगो, समथिंग कुछ ऐसे ही हम इसकी महिमा सुनते आ रहे हैं। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मॉरेटोरियम वाला पीरियड। सेक्शन 14 इतनी महिमा सुनी है। क्या है मॉरेटोरियम? मॉरेटोरियम का मतलब मैंने पहले भी बताया, ये एक ऐसा पीरियड जो 180 दिन तक चलेगा, जहां पर कंपनी की रिवाइवल की कोशिश की जाएगी। रिवाइवल की कोशिश की जाएगी कैसे? एकदम शांत कर दिया जाएगा, यानी कि कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, मॉरेटोरियम एक ऐसा पीरियड है जो जिसे कि NCLT जैसे ही एप्लीकेशन को एडमिट करेगा वो डिक्लेयर कर देगा कि मॉरेटोरियम शुरू हो चुका है, और यहां पर अब प्रोहिबिट हो जाएंगे ये सारे काम। पहला
तो कौन कौन से चीजें मना हो गई हैं? पहला मॉरेटोरियम में इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी सूट, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई नया केस कंपनी के ऊपर नहीं डाला जा सकता। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट और प्रोसीडिंग, जो केसेस पहले चल रहे हैं वो भी रुक जाएंगे, नया केस डलेगा नहीं, जो चल रहे हैं वो भी रुक जाएंगे अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट। अगर कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ कोई जजमेंट पास हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। समझ गए इस बात को? क्यों? क्योंकि मॉरेटोरियम शुरू हो चुका है। फिर ट्रांसफरिंग, इनकम्बरिंग, इनकम्बरिंग का मतलब होता है बैंक के द्वारा कोई नया चार्ज क्रिएट करना। अलाइनेटिंग मतलब बेचना, अलग करना। डिस्पोजिंग, सेल वगैरह करना। ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एनी ऑफ इट्स एसेट, लीगल राइट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट। भाई ना तो कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा, ना कोई चार्ज क्रिएट होगा नया कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी पर, क्योंकि मॉरेटोरियम क्रिएट हो चुका है। फिर एनी एक्शन टू फोरक्लोज, क्या कॉर्पोरेट डेटर ये कोशिश कर सकता है कि कोई रीपेमेंट जल्दी से कर दे किसी लोन की? नहीं कर सकता। रिकवर और इन्फोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, क्या कोई बैंक कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टी के ऊपर एक्शन ले सकता? नहीं ले सकता, क्योंकि अब मॉरेटोरियम चल पड़ा है। अब मॉरेटोरियम, सब कुछ काम हो गया है, शांत, एकदम शांत, गंगा की लहरें एकदम जंगल में बह रही हूं, इतनी शांति। आगे, रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एनी ओनर और लेसर। मान लीजिए कॉर्पोरेट डेटर लीज पे लेके बैठा था प्रॉपर्टी को, क्या ओनर उस प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है? बिल्कुल नहीं करवा सकता। वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड और इन द पोसेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। क्लियर हो गया? क्लियर भाई बोलो ना। हाँ, आगे बट एक बात ध्यान रखना, कॉर्पोरेट डेटर को अगर मान लीजिए कुछ एसेंशियल गुड्स वगैरह सप्लाई हो रही हैं या सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल वाटर, क्या इनकी सप्लाई रोकी जा सकती है? नहीं, नहीं, इनकी सप्लाई नहीं रुकेगी। शैल नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड प्रोवाइडेड, इनकी पेमेंट अगर हो रही है तो, अगर इनकी पेमेंट हो रही है तो फिर इनकी सप्लाई नहीं रुकेगी। इनकी पेमेंट अगर हो रही है रेगुलर तो इनकी सप्लाई नहीं रुकेगी। ठीक है जी। उसके बाद कहता है ये जो मॉरेटोरियम के प्रोविजंस है ना, जो ऊपर 4 पॉइंट आपने पढ़े, नया केस फाइल नहीं होगा, कोई एसेट नहीं बिकेगी, कोई बैंकर प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करेगा, कोई ओनर प्रॉपर्टी को खाली नहीं करवाएगा, ये नहीं लगेंगे उन ट्रांजैक्शन पर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। फालतू का पॉइंट है, अभी तक कुछ नहीं बताया। फिर एक और जगह नहीं लगेंगे, श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ओ, हालांकि इस हद तक जाके तुमसे सवाल पूछेगा, ये मुझे बियॉन्ड इमेजिनेशन लगता है, बट फिर भी समझा देता हूं। देखो जी, ये ए लिमिटेड है, ये है कॉर्पोरेट डेटर, एक्सिस बैंक से इसने लोन लिया, बदले में प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई। इस लोन के लिए गारंटी दी थी D1 ने, जो कि डायरेक्टर है। ठीक है। अब हुआ क्या, एक्सिस बैंक ने लोन दिया, कॉर्पोरेट डेटर ने अपनी प्रॉपर्टी दी। अब एक्सिस बैंक अब एक्शन लेना चाहता है, नहीं ले पाएगा क्योंकि केस आईबीसी में चला गया और मॉरेटोरियम अप्लाई हो गया। तो ए लिमिटेड की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं हो सकता, मगर बैंक बड़ा खुंदक में था। उसने कहा अच्छा ठीक है, D1 को नहीं छोड़ूंगा, D1 की प्रॉपर्टी पे कब्जा करूंगा, इसने गारंटी ली है। D1 ने कहा मेरी प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा कर सकता है, जब कॉर्पोरेट डेटर का मॉरेटोरियम है तो मेरे ऊपर भी मॉरेटोरियम है। लॉ कहता है बजाना श्योरिटी के लिए, कॉर्पोरेट श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू द कॉर्पोरेट डेटर, वो व्यक्ति जिसने कॉर्पोरेट गारंटर के लिए श्योरिटी बना है, उसके लिए गारंटी दी है उसके लोन के लिए, उसके लिए मॉरेटोरियम के प्रोविजन नहीं लगेंगे, शैल नॉट अप्लाई। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक जाके, बहुत ही एडवांस लेवल का सवाल हो जाएगा कि पूछेगा, बट फिर भी आइडिया तो लग गया। अब क्या मतलब है, केवल कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर मॉरेटोरियम है, ध्यान रखना। आगे, मॉरेटोरियम कब तक रहेगा, मॉरेटोरियम कब तक रहेगा, जब तक CIRP रहेगा। और CIRP कब तक रहता है, हमने कहा 180 दिन नॉर्मली, ठीक है ना। तो मॉरेटोरियम पीरियड या काम पीरियड कब तक रहेगा, मैक्सिमम 180 दिन, एक्सटेंशन हो सकती है यस 90 दिन तक, तो यानी कि यहां तक रहेगा। अच्छा बताइए, फिर उसके बाद क्या मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए 180 दिन के बीच में
कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, डॉक्टर ने 4 दिन तक पेशेंट को, डॉक्टर ने 180 दिन तक पेशेंट को आईसीयू में रखना था, बट डॉक्टर को 50वें दिन लग गया पता कि भैया इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको बचाया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने कहा क्या फायदा, क्या फायदा, इसे बेड पे रखे रहो, क्या फायदा, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, लिक्विडेशन शुरू कर देते हैं। लो जी, मॉरेटोरियम खत्म। जैसे ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर डिसाइड करेगी कि भैया लिक्विडेशन हम शुरू करते हैं, मॉरेटोरियम खत्म। या फिर मान लीजिए 180 दिन से पहले जैसे ही कोई रिवाइवल प्लान, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान मतलब रिवाइवल प्लान अप्रूव हो जाए तो भी मॉरेटोरियम खत्म, तो भी मॉरेटोरियम खत्म। तो मॉरेटोरियम कब कब खत्म हो सकता है, जब सीआईआरपी पीरियड खत्म हो जाए, या फिर लिक्विडेशन शुरू हो जाए, या फिर रिवाइवल प्लान अप्रूव हो जाए। जैसे ये चीजें हो जाएंगी मॉरेटोरियम पीरियड खत्म। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम शैल हैव द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर मतलब जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन का, वहां से लेकर टिल द कंप्लीशन ऑफ द सीआईआरपी, जब तक सीआईआरपी खत्म नहीं हो जाती। और सीआईआरपी कब खत्म होती है, 180 दिन पर, या फिर लिक्विडेशन के ऑर्डर पर, या फिर रिवाइवल प्लान की अप्रूवल पर। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो सीआईआरपी इन 3 जगहों पर खत्म होती है। तो ये 3 कारण होते हैं सीआईआरपी की खत्म होने के, या तो 180 दिन, या फिर उससे पहले लिक्विडेशन हो गया, या फिर उससे पहले रिवाइवल प्लान अप्रूव हो गया, तो मॉरेटोरियम यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर लॉ मेकर ने लिखा अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द सीआईआरपी। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट ऑब्लिक टेन्योर ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अभी तक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में हम क्या जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि जब जब फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करेंगे, किसी एक व्यक्ति को आईआरपी के रूप में प्रपोज किया जाएगा। जब जब कॉर्पोरेट डेटर इन सीआईआरपी शुरू करेंगे, किसी एक व्यक्ति को आईआरपी के रूप में प्रपोज किया जाएगा। परंतु जब जब ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तब तब आईआरपी प्रपोज किया भी जा सकता है या ना भी किया जाए, दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं। ओके, चलिए जी, तो यहां तक हमने सेक्शन 16 की चर्चा कर दी थी। यहां तक सेक्शन 16 हो गया था। 16 का ये वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब कहता है पावर्स ऑफ द आईआरपी। अब आईआरपी की पावर क्या है, देखो अब मैं बताता हूं अपना केस। जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम क्लियर किया, हाँ जी, भाई जो भी कॉस्ट ऑडिट की हिडन क्लासेस ओपन करने को कह रहे हैं, देखो ये पॉसिबल नहीं है। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बार बार लिख चुका हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तभी मैंने दिसंबर एग्जाम से पहले ओनली 1100 में बैच कर दिया है कि आप 1100 रुपीज में बैच ले सकते हो। कॉस्ट ऑडिट का पूरा रेगुलर बैच आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कोई शॉर्टकट या फास्ट ट्रैक की बात नहीं कर रहा, रेगुलर बैच 3 महीने के लिए ओपन कर दिया बस मैंने, केवल एग्जाम से पहले। ठीक है, तो बट क्लासेस ओपन करने की बात प्लीज मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पावर्स ऑफ द आईआरपी की। हाँ जी, अब सुनिएगा पावर्स ऑफ द आईआरपी। तो मैं बात कर रहा था कि जब मेरा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम क्लियर हुआ, तो उसके बाद हमारे को एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया कि भैया आपको पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जाना है। तो जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए तो वहाँ पर ट्रेनर आए हुए थे और काफ़ी अच्छे मतलब कुछ जान पहचान के ही थे, कुछ सीए भी थे, कुछ सीएमए भी थे। तो उन्होंने जब गाइडेंस देनी शुरू की तो पहली बार चीज़ें पता लगी कि भैया ये करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा देखो ऐसा करना है, जैसे ही आप वहाँ जाओ सबसे पहला दिन सिक्योरिटी एजेंसी जो भी होगी कंपनी की उसे चेंज करवा दो। क्यों सिक्योरिटी एजेंसी क्यों? कहने लगे ऐसे इंसिडेंट्स, क्योंकि उनके साथ इंसिडेंट्स हुए थे कि उन्होंने कहा देखो ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि सिक्योरिटी एजेंसी हम लोगों ने पुरानी चलाई रखी, वो डायरेक्टर के जान पहचान की थी। डायरेक्टर सामान उठा के जा रहे थे, सिक्योरिटी एजेंसी वाले कुछ कर नहीं रहे थे, कैमरा बंद कर देते थे। तो फिर डायरेक्टर सामान मेन सामान इतना सारा उठा के चले गए कि भैया अल्टीमेटली गोडाउन के अंदर माल बचा ही नहीं, डायरेक्टर उठा के बाहर बेच रहे थे। तो इसलिए पहले दिन सबसे पहले सिक्योरिटी एजेंसी को निकालो और नई सिक्योरिटी एजेंसी लाओ। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2, जिस दिन आप ज्वाइन करो उसी दिन बैंक के अंदर पहले एक लेटर डाल दो कि आज के बाद कोई भी चेक किसी भी डायरेक्टर के द्वारा साइन किया गया या सीएफओ के द्वारा साइन किया गया क्लियर नहीं होगा जब तक आप साइन नहीं करोगे।
यानी कि जब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उस पर साइन नहीं करेगा तब तक चेक कोई क्लियर नहीं होगा। ये होना चाहिए आपका स्टेप नंबर 2। ओके, स्टेप नंबर 3, सभी के सभी एम्प्लॉयज को कह दो कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी आप मांगोगे सब आपको दिखाएंगे। सारे के सारे एम्प्लॉयज केवल आपको रिपोर्ट करेंगे। है कि नहीं ताकतवर व्यक्ति? क्यों, मानते हो कि नहीं? बट भाई साहब बहुत खतरनाक काम भी है ये। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोचो, आप किसी के घर में घुस के उसको कह रहे हो कि आज के बाद तू चाय भी बनाएगा घर में घुस के, तो मुझसे पूछेगा। इंसान फ्रस्ट्रेट होगा कि नहीं? यस। तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी कर सकता है? यस। तो इसलिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का सुरक्षा का एक क्वेश्चन मार्क रहता है। तो हालांकि वो जो भी डिस्ट्रिक्ट के डीएम होते हैं वो सुरक्षा इसे प्रदान करते हैं। अगर ये जरा सा भी क्वेश्चन मार्क अपने ये जरा सा भी डर जता दे और कोर्ट में कह दे कि मुझे सुरक्षा पे दिक्कत है, तो डीएम साहब की ड्यूटी लगा देता है कोर्ट की, अब आपको इसको सुरक्षा देनी है। इसके ऊपर अगर आंच आ गई तो किसी की खैर नहीं फिर। तो इसे सुरक्षित रखना जरूरी है क्योंकि ये कंपनी के रिवाइवल के लिए गया है, बट फिर भी काम खतरनाक है। तभी मैं इस पंगे में पड़ ही नहीं रहा कि भाई रहने मेरे 2 छोटे पोपली हैं मैं उन्हें संभाल लेता हूँ, ये वाले काम में मैं नहीं जा रहा अभी। क्योंकि मैंने जब खतरा सुना कुछ लोगों से तो बड़ा अजीब खतरा था। मैं वाकई जो है रियल लाइफ के अंदर वो मेन जो लेक्चर है उनके अंदर मैंने सुनाए हुए वाकई। छत्तीसगढ़ का एक वाकया सुनाया होगा, बच्चों को ध्यान होगा। चलिए फिलहाल फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आईआरपी, पावर ऑफ द आईआरपी की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आईआरपी, उसके पास कौन कौन सी पावर होती है? आज के बाद कॉर्पोरेट डेटर का सारा बिजनेस ये देखेगा। कौन देखेगा? आईआरपी। सर ये तो बहुत ताकतवर आदमी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान शंकर और विष्णु के बाद केवल यही है बस। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ही विल रिपोर्ट इनटू कमिटी ऑफ क्रेडिटर। कमिटी ऑफ क्रेडिटर ताकतवर है। ही विल रिपोर्ट इनटू कमिटी ऑफ क्रेडिटर, तो ही इज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है ना? चलिए, सभी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर की पावर वहीं के वहीं सस्पेंड हो जाती है जैसे ही अपॉइंट होता है, क्योंकि उनकी समस्त पावर अब ये एक्सरसाइज करता है। फिर सारे के सारे ऑफिसर्स, मैनेजर, सब के सब इसको रिपोर्ट करते हैं। क्या इसे हर तरीके के डॉक्यूमेंट की एक्सेस होती है? यस, हर तरीके का डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकता है ये। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक हैं उसमें केवल इसके साइन चलेंगे, यानी कि केवल इसी की इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, यही केवल साइन करेगा, डॉक्यूमेंट पे कोई और साइन नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये इसकी पावर है। चलिए, जब मैं कहता हूं कि इसके पास मैनेजमेंट आ जाता है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर का, तो इसका मतलब मैनेजमेंट में कौन कौन सी पावर आती है? अभी लिखा ना आपने कि मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स आ जाता है। तो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर इसके पास कौन कौन सी पावर्स आती हैं? पहला, आज के बाद कोई भी डीड, कोई भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना है ये करेगा कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर। नेक्स्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कॉर्पोरेट डेटर ने जो फाइल किए हैं, कहां पर? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में। अब ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या बला है? देखो जी, इस एक्ट के अंदर एक संस्था बनाई गई कि जब भी कोई लोन वगैरह लिया जाएगा तो लोन वगैरह की डिटेल एक सेक्शन 8 कंपनी है और वो बनाई गई कि उसके पास फाइल होगी। आज तक उसने काम करना शुरू ही नहीं किया, पिछले कितने 8-9 साल हो गए हैं। खैर, तो फिलहाल एक संस्था बनाई गई बाय द नेम ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और उसको पावर दी गई कि जितने भी लोन आज के बाद इंडिया में ग्रांट किए जाएंगे, सब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस लोन की डिटेल तुम्हारे पास लाके फाइल करेंगे। तो उस संस्था का नाम, सेक्शन 8 कंपनी का नाम रखा गया इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास जितने भी रिकॉर्ड्स फाइल हुए हैं वो सारे के सारे एक्सेस करने का इसके पास अधिकार होता है। ऐसी की तैसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी काम ही नहीं कर रही। तो आगे, कोई भी बुक्स वगैरह एक्सेस कर सकता है जो कि किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास कभी भी फाइल हुई है, आरओसी के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, कोई भी रिटर्न फाइल हुई है सबको एक्सेस कर सकता है। फिर कोई भी रिक्वायरमेंट है अगर लॉ में कोई कंप्लाई करने की, तो उस कंप्लाई करने का अधिकार भी इसके पास है। फॉर एग्जांपल, कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, मतलब को थोड़ा इलेबोरेट करें तो इनकम टैक्स रिटर्न है यही फाइल करनी है इसी ने, जीएसटी की रिटर्न है यही फाइल करेगा, कंपनीज एक्ट में रिटर्न यही फाइल करेगा, सब कुछ आज के बाद यही व्यक्ति करेगा काम। ये क्लियर हो गई इतनी बात? भाई बोलो ना। हाँ जी, जब आपने उसे इतने अधिकार दिए हैं तो साथ में कुछ उसको ड्यूटीज भी दे दो, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लगा दो। हाँ, लगा दी हमने। क्या क्या लगाई? सेक्शन 18 के अंदर है। पहला,
देखो जी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपका कुछ ड्यूटीज बनती हैं। पहला, आपका फर्ज बनता है कि आप देखो, आपका प्लान क्या है, 180 दिन के अंदर एक रिवाइवल प्लान तैयार करना। अच्छा, रिवाइवल प्लान जब आप तैयार करते हो तो उस प्लान के अंदर ना आप कॉर्पोरेट डेटर की एसेट्स, कॉर्पोरेट डेटर की लाइबिलिटीज, इन सब की इंफॉर्मेशन देते हो ताकि लोग आ सकें, देखें आपकी एसेट लाइबिलिटी की सूचना को, देखें और बताएं कि क्या वो इसे टेक ओवर करना चाहते हैं कि नहीं कॉर्पोरेट डेटर को। तो उसके लिए पूरी डिटेल रखना जरूरी है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कलेक्ट कीजिए सभी की सभी इंफॉर्मेशन, एसेट से रिलेटेड, लाइबिलिटी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। किस लिए? ताकि लोग आकर ये देख सकें कि वो इसे टेक ओवर करना चाहते हैं या नहीं इस कॉर्पोरेट डेटर को। तो फिर all the information relating to the business operation for the last 2 years, financial and operational payment for the last 2 year, पिछले 2 साल में जो जो पेमेंट हुई हैं, list of the asset and liability and any other matter as may be specified, इन सब की इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन 2 साल की, पेमेंट की इंफॉर्मेशन 2 साल की, लिस्ट ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑन डेट एंड सच अदर मैटर एज मे बी प्रेस्क्राइब, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कि कोई नया व्यक्ति जब टेक ओवर करने के लिए आएगा तो ये इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। क्लियर? उसके बाद एक बात सोचिएगा, मैंने कहा जी जब मॉरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि भैया आप जितने भी क्लेम हैं, जो जो कंपनी से अपना क्लेम रिकवर करना चाहता है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। बोला था ना अभी सेक्शन 12 के अंदर, 13 के अंदर। तो फिर तो इसका काम है कि जो जो क्लेम करेंगे उन सबके क्लेम को वेरीफाई करना, सबके क्लेम को वेरीफाई करना। ठीक है जी। उसके अलावा इसका एक सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर का गठन करना। फिर उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया कि डायरेक्टर जो है वो गोडाउन से सामान उठा उठा के जा रहे थे, तो इसका काम क्या है, कॉर्पोरेट डेटर की एसेट्स के ऊपर ध्यान रखना कि कोई एसेट्स चोरी वगैरह ना हो, कोई चोरी वगैरह ना हो। फिर इसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास कोई भी रिकॉर्ड वगैरह फाइल होना। मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बनाई गई है, ये और बातें काम नहीं कर रही, बट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बनाई गई, किस लिए बनाई गई, ताकि कोई भी लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में फाइल हो। तो इसलिए फाइल करना इंफॉर्मेशन विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब लॉ मेकर को भी पता है कि हम बना तो पाए नहीं, तो इसलिए उन्होंने उसके आगे लिख दिया इफ नेसेसरी। जब है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे आगे। फिर अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट डेटर की कोई भी एसेट किसी और के कब्जे में है तो उससे वो कब्जा छुड़ाकर अपने नियंत्रण में लेना। फिर परफॉर्म सच अदर ड्यूटी एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो ये सारी की सारी इसकी ड्यूटीज हैं। तो पूछ सकता है तुमसे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इस तरीके से पूछ सकता है। तो सेक्शन 17 में राइट्स हैं और 18 के अंदर ड्यूटीज हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, फिर आता है हमारा बहुत ही बड़ा टेक्निकल सेक्शन कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 कमिटी ऑफ क्रेडिटर की बात करते हुए क्या कहता है, कहता है जी कमिटी ऑफ क्रेडिटर, अभी तक का हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो क्या करेगा, जब उसके पास सभी के सभी क्लेम सबमिट कर देंगे क्रेडिटर्स जिन्होंने भी कंपनी से पैसा लेना है, जब वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास अपने क्लेम सबमिट कर देंगे तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उन सभी क्लेम्स को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को अलग करता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को अलग करता है। देखो जी, मान लीजिए क्लेम्स रिसीव्ड हुए विद IRP इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, लिखना मत, केवल सुनना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा मुझे लेने हैं 2 करोड़। अच्छा, रामलाल इसने कहा जी मुझे लेने हैं 1 करोड़। बैंक ऑफ इंडिया ने कहा मुझे लेने हैं 5 करोड़। चिंटू इसने कहा जी मुझे लेने हैं 10 लाख। गोलू इसने कहा जी मुझे लेना है 1 करोड़। सोनू इसने कहा जी मुझे लेने हैं 40 लाख। ये क्लेम रिसीव्ड हुए। तो IRP क्या करता है, इन क्लेम को ऐसे बांट देता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है जी, ऑपरेशनल क्रेडिटर कितने बने, 8 करोड़। और फाइनेंशियल क्रेडिटर कितने बने, 8 करोड़। ऑपरेशनल क्रेडिटर कितने बने, 1.5 करोड़।
इनसे मिलकर एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर बन जाएगी। अब केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर को मिलाकर एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनती है। हर एक के पास वोटिंग पावर मिलती है। वोटिंग पावर कितनी होती है? वोटिंग पावर देखते हैं। 2 करोड़ की वोटिंग पावर है आउट ऑफ 8 करोड़ इंटू 100 कितना बना? 25% SBI के पास है। ठीक है, 5/8 इंटू 100 जितना भी बना ये बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1/8 इंटू 100 इज इक्वल टू ये गोलू के पास है। तो ये वोटिंग पावर है। इस तरीके से वोटिंग पावर्स निकलती हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर की। तो यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर में केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं और उनकी वोटिंग पावर कैसे निकलती है? उनके आउटस्टैंडिंग के मुताबिक निकलती है। ठीक है जी, चलिए पढ़िएगा। IRP क्या करेगा? कोलेट करेगा, इकट्ठा करेगा सभी के सभी क्लेम जो रिसीव हुए हैं। ठीक है, और उनके बेसिस पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर का गठन करेगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर में केवल कौन आएगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर में केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर आएंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं आएंगे। ओके, अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर ऐसा है जो कि रिलेटेड पार्टी है, से फॉर एग्जांपल इफ गोलू इज अ रिलेटेड पार्टी तो ये नहीं आएगा। अब गोलू फिर नहीं आएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर में वो नहीं आएगा, ना ही उसे वोटिंग पावर मिलेगा। तो पढ़िएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर वो रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटर की तो उसके पास कोई भी राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। मतलब ही शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नॉट इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर, नहीं आएगा अगर आप रिलेटेड पार्टी हो। चले, अगर ऐसा हो सकता है कि कॉर्पोरेट डेटर ने मान लीजिए फाइनेंशियल डेट देना है 2 और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर को, मतलब आपने लोन लिया था SBI, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक सबसे इकट्ठा होकर लिया था। ठीक है जी, किसी कंजोर्शियम के अंदर लिया था। ओके, कंजोर्शियम मतलब सारे बैंक्स मिलकर एक साथ मिलकर लोन दिया। परंतु जब IBC शुरू होगा तो सब अलग अलग हो जाओगे, ध्यान रखना, एक साथ नहीं रहोगे। क्योंकि कंजोर्शियम में क्या होता है, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक तीनों ने मिलकर लोन दिया और तीनों अपने में से एक लीड बैंकर सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए SBI, ये बन गया लीड बैंकर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेशक लीड बैंकर बन गया, मगर ये कंजोर्शियम था। परंतु जैसे ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड शुरू होगा, कोई कंजोर्शियम एग्रीमेंट अब मैं नहीं मानूंगा। अब क्या होगा? अब तो भैया बड़ी सीधी सी बात है कि हर बैंक अलग अलग माना जाएगा। तो वेयर द कॉर्पोरेट डेटर ओज फाइनेंशियल डेट टू 2 और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर एज अ पार्ट ऑफ द कंजोर्शियम और एनी अदर एग्रीमेंट, देन ईच सच फाइनेंशियल क्रेडिटर, हर फाइनेंशियल क्रेडिटर चाहे आप कंजोर्शियम में भी थे, शैल बी अ पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट रहेगा एंड उनका वोटिंग शेयर कैसे निकाला जाएगा? अगेन उनके लोन के बेसिस पे निकाला जाएगा। ठीक है जी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, अगर सेम व्यक्ति ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है, मैं अगर आपको कहूं गोलू जो है इसने 1 करोड़ का डेट दिया हुआ है कंपनी को और गोलू ने 50 लाख का गुड्स दी हुई हैं कंपनी को। तो बताइए कमिटी ऑफ क्रेडिटर में गोलू कितने के लिए आएगा? केवल 1 करोड़ के लिए, 50 लाख के नहीं आएगा। तो अगर सेम पार्टी ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है, तो फाइनेंशियल डेट के लिए वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा और कमिटी ऑफ क्रेडिटर में आएगा, ऑपरेशनल डेट के लिए नहीं। ठीक है जी, चलिए जी। तो सच पर्सन शैल बी फाइनेंशियल क्रेडिटर जहां तक उसका फाइनेंशियल डेट ड्यू है एंड शैल बी इंक्लूडेड इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। और वोटिंग राइट कितना मिलेगा? जितना उसका फाइनेंशियल डेट है उतने तक। तो गोलू का वोटिंग राइट कितना होगा? 1 करोड़ के मुताबिक देखा जाएगा। ठीक है जी। परंतु सच पर्सन शैल बी कंसीडर्ड एज ऑपरेशनल क्रेडिटर, जहां तक उसका ऑपरेशनल डेट का सवाल है तो उसके लिए वो ऑपरेशनल क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है जी। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो भी डिसीजन लेती है अपने, वो सारे के सारे मेजोरिटी से लिए जाते हैं। मेजोरिटी का मतलब कंपनी लॉ में होता है 50% से ऊपर, बट यहां पर मेजोरिटी का मतलब है 51% ऑफ द वोटिंग शेयर। वोटिंग शेयर कैसे निकलता है? अगेन अभी हमने आउटस्टैंडिंग हिसाब से कहा ना, तो आउटस्टैंडिंग के हिसाब से निकलता है। आगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर, क्योंकि सबसे ताकतवर यही होती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर को ही रिपोर्ट करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवाना चाहे कभी भी तो मंगवा सकती है। जब भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से कोई भी एंट्री मंगवाना चाहेगी, प्लीज मेक एवरीडे 1 रिवीजन वीडियो फॉर लॉ। ये कौन है भाई? तो एवरीडे ही हो रही है भैया। जागो मोहन प्यारे जागो,
अरे बताओ, रोज की रोज हो रही है एक्सेप्ट संडे। हाँ जी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवाना चाहे मंगवा सकती है, और जैसे ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवाएगी, ये कर्तव्य बन जाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कि वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा कितने दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। एमसीक्यू पर्पज से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है ये। विद इन 7 डेज आप ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे। बताइए जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? चले जी, बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा 21 सेक्शन खत्म हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आते हैं 22 पर, अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द आरपी। हाँ जी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अभी तक के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिएगा। मैंने कहा जी अभी तक क्या हुआ, एप्लीकेशन फाइल हुई। एप्लीकेशन फाइल हुई किसको? टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अच्छा, एप्लीकेशन किसने फाइल की? बाय या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने फाइल की, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने फाइल की, या फिर कॉर्पोरेट डेटर ने फाइल की। ठीक है जी। अब इस एप्लीकेशन के साथ में शायद किसी व्यक्ति को आपने आईआरपी अपॉइंट किया होगा। आईआरपी, आईआरपी का पहला काम क्या है? सबसे पहले ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर का गठन करता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग हुई, जैसे ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग होगी वहां पर आईआरपी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब एंड तक कौन लेके जाएगा? आरपी। अब क्या यह पॉसिबल है कि वही आईआरपी आरपी बन जाए? यस। या तो यह सेम व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब क्या आईआरपी भी आरपी बन सकता है? यस। और क्या आईआरपी के अलावा कोई और भी आरपी बन सकता है? यस। डिसीजन कौन लेगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर। कैसे डिसीजन लेगी? 66% के द्वारा। सवाल उठा सर, अभी आपने 21 में कहा कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर डिसीजन लेती है 51% से। बिल्कुल ठीक कहा। कंपनी लॉ में 2 रेजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी लॉ में हर डिसीजन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से लिया जाता है, परंतु जहां जहां स्पेशल रेजोल्यूशन लिख दिया जाए वहां वहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट। आईबीसी के अंदर कोई भी डिसीजन 51% मेजोरिटी से लिया जाता है, परंतु जहां जहां स्पेशल 66% लिख दिया तो वहां वहां 66% होगा। ठीक है जी। तो अगेन, आरपी, क्या सेम आईआरपी को आरपी रखना है या डिफरेंट आरपी अपॉइंट करना है, इसका डिसीजन कमिटी ऑफ क्रेडिटर अपनी पहली मीटिंग में करेगी। और पहली मीटिंग में डिसीजन कैसे लिया जाएगा? 66% मेजोरिटी से लिया जाएगा। पढ़ो जी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर कितने दिन में होगी? विद इन 7 डेज। एमसीक्यू पर्पस से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। आगे, अपनी पहली मीटिंग के अंदर ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या करेगी? 66% मेजोरिटी से डिसाइड करेगी, या तो आइदर रिजॉल्व करेगी कि आईआरपी को ही आरपी बना देते हैं, या फिर नया आरपी लेके आते हैं, नया आरपी लेके आते हैं। ठीक है जी। चलिए, अगर मान लीजिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने डिसाइड किया कि हम आईआरपी को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि आईआरपी को ही आरपी बनाना चाहते हैं, इंटरिम को ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो एक चीज तो यह है कि उसकी रिटर्न कंसेंट ले लीजिएगा। ठीक है। और अपने डिसीजन को, जो भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर आपने डिसीजन लिया है, अपने डिसीजन को कम्युनिकेट कर दीजिएगा आईआरपी को कि भैया तू ही रहेगा, चिंता मत कर। कॉर्पोरेट डेटर को भी बता दीजिएगा और साथ में एनसीएलटी को भी बता दीजिएगा। परंतु अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, नया आरपी लाना चाह रहे हैं, वो सस्ते में आ रहा है, तो फिर आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे नए आरपी को अपॉइंट करने से पहले, क्योंकि अभी तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आईआरपी को अपॉइंट किया था। ठीक है ना। तो अब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि सर हम आईआरपी को चेंज करके नया आरपी ला रहे हैं, तो इसलिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, नया आरपी प्रपोज करेंगे साथ में उसके रिटर्न कंसेंट के साथ में, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? आपकी एप्लीकेशन पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आईबीबीआई को भेजेगी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आईबीबीआई के पास भेजेगी बोर्ड। बोर्ड का मतलब है आईबीबीआई। सेबी के अंदर बोर्ड का मतलब होता है सेबी, और कंपनी लॉ में बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट यहां पे बोर्ड का मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ध्यान रखना। ठीक है।
तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन आएगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा आईबीबीआई को कि भैया ये बंदा प्रपोज किया जा रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में, आप प्लीज चेक कर लीजिए क्या इसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही। आईबीबीआई देखेगा, रिकॉर्ड्स में चेक करेगा कि इसके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं है, और अगर कोई एक्शन नहीं है तो आईबीबीआई कंफर्मेशन अपनी दे देगा। कितने दिन के अंदर आईबीबीआई कंफर्मेशन देगा? 10 दिन का टाइम है आईबीबीआई के पास। परंतु अगर 10 दिन के अंदर आईबीबीआई कंफर्मेशन नहीं दे पाता किसी रीजन से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहेगा कि जब तक आरपी के बारे में कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक आईआरपी जो था वही आरपी के रूप में काम करेगा। याद करो, हमने चार्ट्स में पढ़ा था कि जब तक आरपी नहीं आता तब तक आईआरपी काम करता रहेगा। तो वही लिखा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल बाय द ऑर्डर डायरेक्ट द आईआरपी टू कंटिन्यू द फंक्शन एज द आरपी, जब तक बोर्ड कंफर्म नहीं कर देता आरपी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जी सेक्शन 24, मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग हो रही है, टेन टेन टेन, हाँ जी, उस मीटिंग का नोटिस जाएगा तभी तो मीटिंग होगी। यस, तो मीटिंग का नोटिस जाएगा। ओके, मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर कैसे होगी कि सभी के सभी मेंबर्स को नोटिस जाएगा, और मेंबर्स मीटिंग इन पर्सन भी कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश से बोल रहे हैं शिवा। ओके शिवा, डोंट वरी बेटा, डेली बेसिस पे 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड हो रही है, चिंता मत करो। आप आंध्रा के बच्चों को कह दो कि चिंता मत करो, पोपली भाई जिंदा है, और ये वीडियो ऐसे ही इन डेप्थ चलेंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल इन डेप्थ चल रही है। पहले मुझे बताओ, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं इस इन डेप्थ रिवीजन को? मैंने पहले भी कहा था बैच शुरू होने से पहले कि मैं चैलेंज देता हूं कि कोई टीचर फास्ट ट्रैक में इतना नहीं कराएगा जितना रिवीजन में आप लोग करेंगे, और मुझे बताना क्या ये चैलेंज बरकरार है या नहीं। चले अब हुआ क्या, अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई जा रही है। अच्छा, मीटिंग कितने तरीके से बुलाई जा सकती है? 2 तरीके से, या तो ऑनलाइन मीट कर लेंगे सबके सब, और या फिर इन पर्सन भी बुलाई जा सकती है। ठीक है जी, सारी की सारी मीटिंग बुलाने का काम किसका है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का होता है। ओके, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, हाँ कंपनी लॉ भी कराऊंगा भाई, कंपनी लॉ भी कराऊंगा। ये तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि पहले अदर लॉ से शुरू करो, तो मैंने कहा ठीक है, कंपनी लॉ तो होगा ही होगा। कमाल कर दिया यार, बताओ मूछों पे आज। आगे बढ़ते हैं, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस मीटिंग का नोटिस जारी करेगा। ओके, मीटिंग का नोटिस जारी करेगा। नोटिस किस किस को जाएगा? बहुत रेलेवेंट है ये, ध्यान रखना। पहला, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के मेंबर को, ये कौन होता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। फिर जो कंपनी का एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या पार्टनर थे ना, जिन्हें सस्पेंड किया जा चुका है अब, उन्हें। फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी हैं, हाँ सबको नहीं, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर जिन्होंने कम से कम 10% ऑफ द टोटल डेट कंपनी से लेना है। दोबारा बोलो, 10% ऑफ ऑपरेशनल डेट नहीं है, 10% ऑफ टोटल डेट है। यानी कि जिन्होंने भी कंपनी से 10% ऑफ द टोटल डेट लेना है, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर, उनको नोटिस जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 20% ऑफ द ऑपरेशनल डेट किसी ने लेना है, परंतु टोटल डेट का केवल 2% बनता है, क्योंकि टोटल डेट में तो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी आ जाते हैं, उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 10% ऑफ द टोटल डेट वाला ऑपरेशनल क्रेडिटर चाहिए। ठीक है, समझ गए इस बात को? आगे देखो जी, डायरेक्टर हो, पार्टनर हो या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, ये मीटिंग अटेंड तो कर सकते हैं, बट इनके पास कोई अधिकार नहीं है, यानी कि इनके पास वोटिंग अधिकार नहीं है, क्योंकि वोट करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। इसका मतलब है अगर ये मान लीजिए मीटिंग में नहीं आ पाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटिंग फिर भी होगी, इनके बिना होगी, इनके आने या ना जाने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, चलिए मान लीजिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग हुई। अब ऐसा बहुत बार होता है, ये 5वीं 6ठी मीटिंग थी मान लीजिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर की। एक क्रेडिटर का कहना था मैं ना आरपी के काम से खुश नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आरपी का काम। अच्छा जी, फिर क्या होगा?
तो वो अपना प्रपोजल रख सकता है और किसी नए व्यक्ति को अपॉइंट करवा सकता है, आरपी अपॉइंट नहीं प्रपोज करवा सकता है। अब वोटिंग होगी कैसे, 66% के द्वारा। अगर मान लीजिए नए वाला व्यक्ति अपॉइंट हो जाता है तो फिर अप्रूवल मिलने के बाद, कमेटी ऑफ क्रेडिटर की अप्रूवल मिलने के बाद फिर वही सेक्शन 22 का प्रोसीजर, उसका नाम फॉरवर्ड किया जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आईबीबीआई के पास भेजेगी, सब कुछ वही का वही। तो यानी कि चेंज ऑफ आरपी की बात हो रही है यहां, चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग आरपी। कोई भी क्रेडिटर जो कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर का मेंबर है वो किसी नए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट प्रपोज कर सकता है कि भैया इसे बना दो, अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इसे बना दो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को प्रपोज किया जा सकता है एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होते हैं, वही प्रोफेशनल जो कि एलिजिबल होते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर लिक्विडेटर बनने के लिए। वही आपके सामने देखो खड़ा है ना, एक लंबे लंबे बाल लेके दुबला पतला सा आदमी, कौन सी, हम मेहरून टी शर्ट ही है, मेहरून टी शर्ट ही है, हाँ जी, दिख रहा होगा ना। हाँ, तो ये वाला एग्जाम हमें क्लियर करना पड़ता है और सीए बनने के बाद 10 साल की 10 साल बाद आप ये एग्जाम देके क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। आप सीएमए करने के बाद भी 10 साल बाद ये एग्जाम देके क्लियर कर पाओगे। तो क्या आपको करना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं बन के नहीं कर रहा तो तुम अभी तुम आगे बन के क्या करोगे? एक्चुअल में क्या है, पहली बात तो कट थ्रोट कंपटीशन है, यहाँ पर बहुत ही गंदा कंपटीशन है। शुरुआत में जो 1-2 साल में जिन्होंने मलाई खा ली वो खा ली, उनके घर बन गए, कोठियां बन गई, गाड़ियां पोर्श आ गई उनके घरों पर। आज की डेट में तो मारुति 800 का पेट्रोल भरवाना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मेरे एक फ्रेंड हैं, उनको एक कंपनी में आरपी अपॉइंट हुए और 20 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे। कंपनी के टोटल एसेट्स थी कितनी, लगभग 50 करोड़ की, और 20 लाख रुपए मांगे, बिल्कुल कम ही मांगे हैं। फिर एक कंपटीटर आया, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने उसे प्रपोज किया, वो कह रहा है मैं यही काम 20,000 रुपए में कर दूंगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर ने प्रपोज किया उसे कि 20,000 रुपए में काम हो रहा है, भाई साहब जो भी इसका पैसा बचेगा 19,80,000 रुपए वो हमें ही तो मिलना है, फाइनेंशियल क्रेडिटर में तो आपस में मिलेगा। तो फिर लूटो पूटो नोच डालो और 20 लाख वाले को हटा के 20,000 रुपए वाले को अपॉइंट कर दिया गया। 6 महीने का काम 20,000 रुपए में किया वो जो नया आया। अब बताओ ऐसे में क्या तुम जाना चाहोगे, लिखवाना चाहोगे? नहीं। तो मैं भी ये वेले काम अब करता नहीं हूं। आगे तो कभी भी क्रेडिटर मीटिंग के अंदर एग्जिस्टिंग आरपी को हटा के नया आरपी प्रपोज कर सकते हैं, सब पैसे की माया भैया। आगे जब भी ऐसा डिसीजन होगा तो हर क्रेडिटर जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर में फाइनेंशियल क्रेडिटर वोट करेगा जितना उसका अमाउंट बनता है। बस बार बार वही बातें आ रही हैं और क्या, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, रिप्लेसमेंट ऑफ द आरपी। अगेन बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी, जिसकी चर्चा अभी हमने शुरू की 24 के अंदर ही, सेक्शन 24 के अंदर। रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी का मतलब है कि एग्जिस्टिंग आरपी को आप रिप्लेस करवाना चाह रहे हो और उसकी जगह पर नया आरपी लाना चाह रहे हो। नया लाना चाह रहे हो, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जिस्टिंग आरपी को हटा के नए को लाने के लिए 66% की पहली बात तो आपको अप्रूवल चाहिए। फिर उसके बाद आप इसका नाम किसको फॉरवर्ड करोगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको फॉरवर्ड करेगी? बोर्ड को। और बोर्ड कितने दिन में बताएगा? 10 दिन में। बोर्ड जब तक बोर्ड नहीं बताता, तब तक एग्जिस्टिंग आरपी ही चलता रहेगा। जब तक बोर्ड नहीं बताता तब तक एग्जिस्टिंग आरपी ही चलता रहेगा। ठीक है जी। चलिए, आईबीसी 2016 इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिवीजन पूरा ऑन यूट्यूब। यस 100% पूरा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ ऑन यूट्यूब होगा, डोंट वरी। सरफासी हो चुका है, ये सेकेंड चैप्टर चल रहा है। इसके बाद फेमा होगा, फिर कंपटीशन एक्ट होगा। पहले मैं अदर लॉ का पोर्शन खत्म करूंगा, फिर मैं कंपनी लॉ पे आऊंगा। अब हम आते हैं सेक्शन 28 के अंदर। सेक्शन 28 बात करता है अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर की। अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर की ये पॉइंट क्या कहता है समझेगा। सेक्शन 28 क्या कहता है? कहता है जी बात ऐसी है कि मैंने कहा क्या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सर्वशक्तिमान है? नहीं।
ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता है। ये किसको रिपोर्ट करता है? ही रिपोर्ट्स इनटू कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो सर्वशक्तिमान कौन है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में लॉ मेकर्स ने कहा कि भैया जो मेन काम है उनको करने से पहले तुझे कमिटी ऑफ क्रेडिटर की कंसेंट चाहिए होगी, और वो भी कैसे? 66% मेजॉरिटी के द्वारा। पहले कंसेंट लेके आ, फिर तो वो काम कर पाएगा। और वो मेन काम कौन से हैं? ये रहे अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। पहले 66% की अप्रूवल, फिर ये काम। फर्स्ट गो एंड टेक एन अप्रूवल from committee of creditor by passing 66% of the votes in favor, and then you can do these works. कौन? resolution professional। कौन कौन से काम? If you want to raise any interim finance in excess of the amount as may be decided by the committee of creditor in their meeting। कई बार ऐसा होता है क्योंकि देखो कॉर्पोरेट डेटर चल रहा है, 180 दिन तक चल रहा है, मॉरेटोरियम पीरियड में काम चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, ऑफिस चल रहा है, माल बिक रहा है। द ओनली थिंग इज कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा ना कोर्ट में, उसकी प्रॉपर्टियां नहीं बेच सकती ना, बाकी तो काम चल रहा है। यस, उन 180 दिन के अंदर, वो 180 डेज के अंदर जब बिजनेस चल रहा होगा, तो बिजनेस चलाने के लिए शायद कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा पैसा मांगने के लिए। ऐसा करने से पहले आप पहले एक बार अप्रूवल ले लीजिएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर की। किसकी अप्रूवल ले लीजिएगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर की अप्रूवल लेना, तभी कोई इंटरिम फाइनेंस रेज करना। सेकेंड पॉइंट पे आता हूं, क्रिएट एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट डेटर की एसेट्स को चार्ज क्रिएट करना चाहते हो, पहले कमिटी ऑफ क्रेडिटर की अप्रूवल ले लेना। थर्ड, चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। फॉर एग्जांपल नई कैपिटल इशू करना चाहते हो, बायबैक करना चाहते हो, तो पहले कमिटी ऑफ क्रेडिटर की अप्रूवल ले लेना। बस इतना काफी है, चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। नेक्स्ट, एनी चेंज इन द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर नया जा रहा है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, पहले अप्रूवल ले लेना। इंस्ट्रक्शन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर डेबिट ट्रांजैक्शन इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एज में बी डिसाइडेड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने कह दिया कि 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी चेक क्लियर नहीं होगा जब तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर नहीं कहेगा, तब तक कोई भी चेक डेबिट नहीं होगा। अकाउंट से पैसा 2 लाख रुपए से ऊपर तभी कटेगा, यानी कि कोई भी चेक 2 लाख रुपए से ऊपर का तभी कटेगा जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर की अप्रूवल होगी। ठीक है जी। आगे, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन केवल तभी होगी जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर कहेगी। अमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंज कभी होगा जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर कहेगी, पहले उसकी अप्रूवल लेके आ जाओ। अपनी अथॉरिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जब तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर से अप्रूवल ना ले लो। फिर dispose of or permit the disposal of shareholder of the corporate debtor or their nominees to the third party। यानी कि शेयर होल्डर्स के कोई भी शेयर्स बिक नहीं सकते जब तक कमेटी ऑफ क्रेडिटर की अप्रूवल ना आ जाए। कोई भी मैनेजमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा या फिर सब्सिडरी में कोई चेंज नहीं होगा जब तक कमेटी ऑफ क्रेडिटर की अप्रूवल ना आ जाए। फिर हाँ जी, make changes in the appointment or terms of the contract of such personnel as specified by the committee of creditor। यानी कि कोई भी मेन व्यक्तियों की टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज नहीं होगी जब तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर ना कहे। फिर ऑडिटर चेंज नहीं होंगे, इंटरनल ऑडिटर नहीं चेंज होंगे जब तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर ना कहे। आपको एनी 5 या 6 याद करने हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर पहले कमिटी ऑफ क्रेडिटर की अप्रूवल चाहिए। कोई 5 या 6 याद कर लेना, ठीक है। ये जरूर लिखना कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर की अप्रूवल कैसे लेंगे, 66% के द्वारा लेंगे। और अगर आपने मान लीजिए उनकी अप्रूवल नहीं ली तो ये काम जो आप करने जा रहे हैं ये सब वॉइड होंगे और आपके खिलाफ एक्शन भी बन सकता है। अगर आपने बिना कमिटी ऑफ क्रेडिटर के अप्रूवल लिए ये काम करने की कोशिश की तो वो काम वॉइड होंगे और आपके ऊपर एक्शन भी बन सकता है। ठीक हो गई बात? चले जी, तो ये था हमारी आज की क्लास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की। कल की क्लास दी मोस्ट टेक्निकल क्लास होगी क्योंकि कल हम करेंगे 29 कैपिटल ए एलिजिबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। बहुत टेक्निकल मुद्दा है वो, फ्रेश माइंड से करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं कल
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।